स्वागत है आपका ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। नोटबंदी का आज 34वां दिन है और कैश की किल्लत अब तक बरकरार है। भारत के 1/3 एटीएम काम नहीं कर रहे, यह तो खुद आरबीआई भी मान रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बैंकों की करीब 500 शाखाओं का स्टिंग ऑपरेशन कराया है। अब बस सही वक्त पर कार्रवाई का इंतजार है। तमाम सरकारी बैंकों के साथ निजी बैंकों में नोटबंदी के बाद जिस तरह मैनेजर्स और बैंक कर्मियों ने गोरख धंधा चलाया, उसकी 400 से ज्यादा सीडीज वित्त मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है, ऐसी खबर है। इन सीडी में किस तरह बैंकों में दलालों की मिलीभगत से प्रभावशाली लोगों का धन बदला जा रहा है, इसके पुख्ता सबूत रिकॉर्ड हुए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद बड़ा सवाल यह है कि बैंकों के खिलाफ इस सख्ती से क्या संभलेंगे हालात, और क्योंकि अब 50 दिन की जो मोहलत प्रधानमंत्री ने ली थी उसमें 16 दिन ही बचे हैं, ऐसे में इन 16 दिनों में क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह है बड़ा सवाल। इसी पर करेंगे हम अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। नोटबंदी के मामले में अपोजिशन की तनकीद और इल्जामात और दर इल्जामात अपनी जगह और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काविशें अपनी जगह। नोटबंदी को लेकर हंगामा आराई के दरमियान मुख्तलिफ मकामात से नए और गैर महसूब नोट भी बरामद हो रहे हैं। आम आदमी की पहुंच 2000 तक मुश्किल से है, लेकिन कई लोगों की रसाई नोटों तक कैसे हो जा रही है। यही वजह है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ बैंकों की शाखों का स्टिंग ऑपरेशन कराया। जराये के मुताबिक तकरीबन 500 बैंक शाखों में स्टिंग ऑपरेशन किया गया। बताया जाता है कि इस स्टिंग में मेट्रो शहरों के अलावा छोटे शहरों की बैंक शाखें भी शामिल हैं। काबिल गौर है कि 8 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी के ऐलान के बाद मुल्क की मईशत में 86% 500 और 1000 के नोट थे। हुकूमत मुसलसल मजीद चंद दिनों में हालत सुधरने की बात करती रही और पूरे मुल्क में ब्लैक मनी को सफेद करने वाले लोगों और बैंकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ईमा पर बैंक ब्रांचों में इस सिलसिले में किए गए स्टिंग ऑपरेशन से मुतालिक वज़ारत खजाना के दफ्तर में 400 वीडियो सीडी पहुंची हैं। जाहिर है इसमें कई बैंक हुकाम और दलालों के काले चिट्ठे के बारे में तफसीलात होंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बैंकों के लिए ये सख्त पैगाम है। ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सख्ती से बैंकों के हालात सुधरेंगे, क्या काला धन के बाजीगरों की शामत आएगी और क्या आम आदमी राहत की सांस ले सकेगा। तो देश के 1/3 एटीएम अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। आरबीआई खुद इस बात को मान रहा है। लोगों की परेशानी अभी भी बरकरार है। अभी भी एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। हालात संभलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि 34 दिन गुजर चुके हैं। 16 दिनों में, क्योंकि 50 दिन की मोहलत की बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इन 16 दिनों में क्या हालात संभल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और आखिर ये जो स्टिंग ऑपरेशन कराया गया है, कहा यह जा रहा है कि 400 बैंकों की 500 ब्रांचेस का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन की जो सीडीज हैं वो वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं, वहां पर जांच की जा रही है और सही समय पर कार्रवाई की जाएगी दोषी लोगों के खिलाफ। इस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे क्या मकसद था, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा बुक्कल नवाब साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ होंगे। गुरबीर सिंह, जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इन सबके पास आपको ले चलूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार यहां पर फिर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खबर है कि देश के बैंकों की करीब 500 ब्रांचेस का स्टिंग ऑपरेशन कराया है और इसकी सीडीज जो हैं वो स्टिंग ऑपरेशन की सीडीज फाइनेंस मिनिस्ट्री में पहुंच चुकी है। सही वक्त पर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। बीच में खबर यह भी आई थी, हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कहा यह जा रहा था कि मार्च तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दोषी लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको फिलहाल अभी रोक कर रखा गया है, टाला गया है, क्योंकि किसी तरह की पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्योंकि अभी इस वक्त बैंकों में आपाधापी का माहौल है, इसलिए थोड़ा इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल अपने तमाम खास मेहमानों के पास चलते हैं, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला साहब और गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बुक्कल नवाब साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी के
नेता हमारे साथ मौजूद हैं और गुरबीर सिंह जो कि अर्थशास्त्री हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, पहला सवाल आपसे, इस खबर की पहले तो आप पुष्टि कर दीजिए हमारे चैनल पर कि वाकई ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, और अगर ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, कहा जा रहा है कि 500 बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं उनमें ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया, इसके पीछे क्या मकसद है और क्या चाह रही है सरकार इसके जरिए? नहीं, देखिए, इसकी पुष्टि या डिनायल तो सरकार ही करेगी। मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं। हाँ। क्योंकि इस वक्त सरकार के कामों में हम उस तरह से कोई डे टू डे अफेयर में या मूवमेंट टू मूवमेंट हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये बात जरूर साफ है। हाँ। कि प्रधानमंत्री इस बात से बहुत नाखुश थे कि बैंक जो खबरें आ रही थी और ये जो बैंकों के कुछ कर्मचारी की इन्वॉल्वमेंट की बातें आ रही थी, उसके कारण ही पहले 12 लोगों को सस्पेंड किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में, फिर 27 लोगों को किया गया, और उसके बाद भी कहीं से खबरें आ रही थी, स्टिंग ऑपरेशन अलग अलग चैनलों ने भी किए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को सबवर्ट करने की लोग कोशिश कर रहे थे, और जो प्रधानमंत्री का अपना मजबूत यह इरादा है कि यह काले धन को या भ्रष्टाचार को नहीं सहन किया जाएगा, और जो भी इन्वॉल्व होंगे चाहे किसी भी लेवल पे है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अल्टीमेटली जो देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है, काले धन को खत्म करना है, जितने लोग ये रास्ते निकालेंगे उन लोगों को उतनी मुसीबत। नहीं, तो ये स्टिंग ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया? कुछ बैंक्स के बारे में आपको जानकारी मिली, उसके बाद वहां पर स्टिंग ऑपरेशन किया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें निजी बैंक भी हैं और सरकारी बैंक भी शामिल हैं। नहीं, आप देखिए, एक्सिस बैंक के 42 करोड़ रुपए का पकड़ा गया, 27 लोगों को मैंने बताया। हाँ। पहले अलग अलग जगहों से निकाला गया। हाँ। और कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतें भी आ रही है, सोशल मीडिया पे भी और सरकार के पास भी शिकायतें आ रही थी। जो लार्ज कैश जो 2-3 दिन से पकड़ा गया, नए नोटों के बारे में भी पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं से सिस्टम में से कुछ लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जनधन अकाउंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, तो सरकार ने वो इसको एक के बाद एक कदम लिए जा रहे, और अल्टीमेटली क्या हो रहा था। हाँ। कि जो जितना सरकार स्ट्रिक्ट लिक्विडिटी को रोकने की कोशिश करती थी, कि विड्रॉल को इसीलिए रोकना पड़ रहा है ना, अगर सिस्टम में ईमानदार लोग होते तो विड्रॉल को रोकने की जरूरत नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो सिस्टम में जो बेईमान लोग शामिल हैं, जिनकी वजह से लोगों को, आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उनको पकड़ना जरूरी है, और इसी वजह से ये स्टिंग ऑपरेशन कराया गया होगा। माहौल भी उनके अंदर आना। ठीक है, सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भदौरिया साहब, अब भी क्या आप सरकार की नीयत पर शक करेंगे? क्योंकि जब से ये योजना अमल में आई है तब से लगातार आपकी पार्टी शक कर रही है सरकार पर। अब भी क्या आप शक करेंगे? क्योंकि अब तो बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन करवा रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, मैं इस संबंध में 2 बातों को कहना चाहता हूं कि समस्या कहीं है और ये समस्या को कहीं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 समस्या है, इस देश के कुछ बड़े उद्योगपति हैं जो हिंदुस्तान की बैंकिंग सिस्टम को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, और पूरा देश जानता है ये जो एनपीएस हैं, अंबानी साहब का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया है, अदानी साहब का 1 लाख करोड़ रुपया करीब है। सुधींद्र भदौरिया जी, मतलब कहीं की बात भी, अगर ऐसा कुछ कर रहा होगा तो कोई भी, तो वो बैंकों के कर्मचारियों और बैंकों के अफसर के जरिए ही कर रहा होगा ना। अब अगर उसका स्टिंग ऑपरेशन कराया गया है और दोषियों को सजा दिलाने की बात की जा रही है, तो उसमें भी ऐतराज है आपको? और उसके बाद फिर अगर कर्मचारी किसी के बिहाफ पे कर रहा होगा तो अल्टीमेटली वो भी पकड़ा जाएगा ना। देखिए, ये बहुत गलत तरीका है। कोई बोलने लगे तो उसको टोकने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से संसद में व्यवहार कर रही है, इसी तरह से डिबेट में व्यवहार करती है। दूसरे लोग जब कुछ भी बोलने लगते हैं तो उनकी ये खुद तो अपनी बात बोलते रहे, संसद में भी बोले, यहां पर भी बोले, पर अगर विपक्ष की ओर से कोई भी अपनी बात रखने की कोशिश, मेरी बात तो पूरी सुनिए, उसके बाद मुझसे प्रश्न कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों से जिनका 1-1 लाख करोड़ रुपया बकाया है, उनसे तो 10% पैसा नहीं मांगते हैं। अगर 10% ये नहीं वापस ले रहे हैं तो इससे ये मंशा लगती है कि इनका तो 1 लाख करोड़ रुपया माफ होगा, पर 10,000 रुपया किसान का होगा, या कहीं छोटी नौकरी करने वाला होगा उसका 20, 25, 50 हजार रुपया होगा। तो समस्या लूट कहीं हो रही है धन्ना सेठों के जरिए। ये शिकायत दिखा रहे हैं कि कुछ गरीब लोग, कुछ क्लर्क लोग, उन लोगों पर जो कमजोर लोग हैं
उनको ये इंगित कर परेशान कर दबाकर ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। संसद में भी हट रहे हैं, जनता के बीच में भी हट रहे हैं, बुनकरों को लूट रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं, गरीब लोगों को लूट रहे हैं, पर बड़े उद्योगपतियों का पूरा बैंकिंग सिस्टम और मोदी जी की सरकार गुजरात बंबई के पूंजीपतियों को, कलकत्ता के पूंजीपतियों को बचाने का काम कर रही है। अरे तो इस देश में सारे उद्योग धंधे जो बड़े उद्योगपति हैं उनको बंद कर दिया जाए ना जेल के अंदर। आपने तो अमीर होना गुनाह बना दिया इस देश के अंदर। आप कभी कभी ऐसे बात करते हैं जैसे इस देश के सारे अमीर जो हैं वो गुनहगार हो गए। और ये अमीरों को लोन क्या भारतीय जनता पार्टी ने कह रहे थे मोदी जी कह रहे थे कि हम 90% के पक्ष में हैं, 10% के खिलाफ है। मैं ये कह रहा हूं कि ये 90% के खिलाफ है। बहन मायावती जी ने जैसे कहा चंद 10-12 घरानों के लिए मोनोपोली हाउसेस के पक्ष में है और पूरी देश की जनता के खिलाफ है ये मोदी सरकार। ठीक है शहजाद, मुझे ये बताइए कि जब ये स्टिंग ऑपरेशन की जो बात सामने आई है, इसके पीछे तो नेक नियति आप सरकार की देख रहे हैं। कम से कम उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कहा तो यही जा रहा है कि उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जिनकी वजह से आम आदमियों को परेशानी हुई और उनको बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ी। क्योंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नेक नियत। अंग्रेजी में कहावत है कि द वे टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। मतलब कि जो रास्ता नरक को जाता है उसमें अच्छी नियतों के रास्ते ही आप जाते हो। ये स्टिंग ऑपरेशन क्यों कराना है? मोदी जी बिग बॉस की तरह सारे बैंकों में अपना कैमरा बिठा के वो आदेश देते रहे, वहां पे मन की बात का आदेश देते रहे। प्रॉब्लम ये है कि बैंकों के हवाले से और बैंकों के कर्मचारियों के हवाले से दलाली हो रही है। आपका पैसा खाते में है, आपका लाखों रुपया जो अकाउंटेड है, जिसका इनकम टैक्स दिया हुआ है, वो पैसा है, उसको आप जायज पैसे को आपको नहीं निकालने दिया जा रहा है। और पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पास, जैसे बंगाल में 33 लाख की नई करेंसी, पुणे में भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास 10 लाख की करेंसी, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में अभी कल रेड हुई है, उसमें 5.5 करोड़ की। तो ये लोग पकड़े गए ना? अगर ये गलत काम कर रहे थे, अगर ब्लैक को व्हाइट करने का काम कर रहे थे तो पकड़े गए ना। हाँ, मेरी बात कहने का, अरे गोपाल जी गलत बात मत कीजिए, आप हमें बोलने दीजिए, ये गलत तरीका। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के सिस्टम को मैनिपुलेट कौन कर रहा था? सत्ताधारी पार्टी के लोग। जैसे रेड्डी साहब कर्नाटका में 500 करोड़ की शादी कराई, उनके ड्राइवर ने आत्महत्या की और आत्महत्या के नोट में लिखा कि 100 करोड़ इसने मुझसे करवाए, मुझे पता है 100 करोड़ कैसे कराए। तो उन लोगों पे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे रेड नहीं हो रही। अब रेड और जो किया कसा जा रहा है, जो नकील कसी जा रही है, जो सिर पे तलवार लटक रही है, बैंकों के ऊपर डाला जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? पहली बात। दूसरी बात मुझे बात करने दीजिए। नहीं, मुझे बात कर, अरे मुझे झूठ बात है तो झूठ बात है, मुझे करने दीजिए। 15.5 नहीं मेरी बात है, आप बाद में बोलिए। मैं आऊंगा आपके पास गोपाल जी। ये लोकसभा नहीं है और ये सुमित्रा महाजन नहीं है, समीर अब्बास के आप जो मर्जी चाहो कराओ। 15.5 लाख करोड़ रुपए लिए गए सिस्टम से बाहर, 13 लाख करोड़ डिपॉजिट हो चुके हैं बैंकों में। बैंकों की अगर इतनी चोरी हो रही है तो मोदी जी ने प्लानिंग कौन सी की? अब कौन सा काला धन बच गया बाहर? मतलब फर्जी नोट भी अंदर डिपॉजिट हो गए। ठीक है, वो एक दूसरा टॉपिक है, बिल्कुल उस पर भी हम आएंगे। तो ये बैंकों के, अगर ये बैंकों के सहारे इतना बड़ा कदम उठा रहे थे और बैंकों पे इन्होंने कोई पहले से कार्रवाई नहीं की, आम आदमी फंस गया। ये सवाल पहले भी उठाया, आज भी उठेगा। बुक्कल नवाब साहब, मुझे ये बताइए, जिस बात का शहजाद जिक्र कर रहे हैं कि क्या ये अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश हो रही है क्या? कि अब ये बैंकों का स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया, जिस तरह से लोग पिछले 34 दिनों से कतारों में खड़े हुए हैं, आम आदमी परेशान हो रहा है। अभी भी एटीएम्स जो हैं, इस देश के 1/3 एटीएम काम नहीं कर रहे, खुद आरबीआई इस बात को मान रहा है। तो क्या ये अपनी जिम्मेदारी, सरकार की जो विफलता है उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश है क्या? कि बैंकों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दो कि इन्होंने सारी गड़बड़ की है जिसकी वजह से आप कतार में खड़े रहे? देखिए, ऐसा है, बीजेपी की कथनी में और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी जो है जिस तरीके से बात करती है, ये जो बैठे हुए हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जिस तरीके से मतलब ये समझाना चाहेंगे और समझा रहे हैं और समझाएंगे कि हम 50 दिन की व्यवस्था सही कर देंगे, धीरे धीरे हमारे हालात सही हो जाएंगे और गरीब जनता जो है बहुत ही खुशहाल है
और हम वो जो है 2017 में जो है वो हमारे ही पक्ष में आ रही है। ये सब जो है ये मुंगेरी लाल के सपने ये सब लोग बता रहे हैं, इनके पास कोई तर्क है नहीं और तर्क देने की कोई बात नहीं है। हम आपको बहुत छोटी सी बात बताते चले कि हम तो ये समझते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये बहुत ही होशियार है। सुनिए समीर भाई, सुनिए, बहुत होशियार है, बहुत चतुर है। हाँ। और ये जो भी करती है तो बहुत नहीं, एक मिनट भाई, पूरी बात सुनिए भाई। ऐसा है कि ये बहुत अपने आप को होशियार समझते थे, लेकिन आज की तारीख ये है, देखिए आप सुन लिए पूरी बात। आज की तारीख ये है कि ये जो है एक समाजवादी पार्टी के बहुत ही छोटे कार्यकर्ता हम हैं, जो कि मतलब हमारी पार्टी तो ये मुकाबला कर नहीं सकते। तो हम इनको ये बता रहे हैं कि आज के दिन जो भी हमारा गरीब मजदूर किसान है, सोते जागते जो है वो सिर्फ बैंक और बैंक के बारे में सोचता है, बैंक के बारे में ही उसका सारा निष्कर्ष होता है। और ये जो है ये नेतागिरी करते हैं, इनको नेतागिरी का तरीका जो है हमसे सीखना चाहिए, समाजवादी पार्टी से सीखना चाहिए। ये जो इन्होंने 3 दिन बैंक बंद किए हैं, अभी मतलब सैटरडे को बंद था, संडे को बंद था, आज 12 बात थी। एक मिनट सुन लीजिए, अगर ये बैंक ना बंद करते तो हम चैलेंज के साथ कहते हैं भारतवर्ष के अंदर कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म इसकी जो है भर्त्सना नहीं करता और बल्कि खुश होता कि ठीक है इन्होंने बैंक से अगर इन्होंने खोल दिया कि बैंक के लिए लोग परेशान हैं और इन्होंने 3 दिन बैंक बंद करके ये दिखा दिया कि हम राजनीति और जनता के साथ है ही नहीं, वरना जनता अगर साथ होती तो मतलब ये इन दिनों के अंदर वो पैसा निकाल सकती थी। लेकिन इन्होंने 3 दिन बैंक बंद करके ये साबित कर दिया कि तो ना हम जनता परेशान है ना, जानते हैं फैसला अमल में लाया गया है, इसका फायदा फिर तो आपकी पार्टी को मिलेगा चुनाव में। ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये एक ईद मिलादुन नबी का भी मामला सामने आया और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर कम पैसे पहुंच रहे हैं, वहां पर कैश की किल्लत ज्यादा है। तो क्या ये नाराजगी आप झेलने के लिए तैयार हैं सारी? क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी बातें आपके खिलाफ ही जा रही हैं, क्योंकि ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं योजना सही है लेकिन इंप्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो विपक्ष को मौका मिला हुआ है। समीर भाई, मैं शांति से बात करना चाहता हूं क्योंकि आपके ये झूठ के पुलिंदे जो अभी खुले हैं, समीर भाई जवाब हम कोई कहे कि ये समीर भाई ऐसे करेंगे, उसने उसका वो कर दिया। नहीं समीर भाई, सवाल आपने हमसे किया है और हम उनकी पार्टी का कोई जवाब देने के लिए नहीं, हम समाजवादी पार्टी का जवाब देने के लिए यहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं। बुक्कल साहब आपकी बात हो गई पूरी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब से मेरा सवाल था। अग्रवाल साहब जी। हाँ देखिए, ये झूठ के पुलिंदों का तो कोई जवाब नहीं है। कोई क्या जनता जानती है? ये देखिए आर्थिक विषय है, यह बैंकों का विषय है, यह यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो सिस्टम का विषय है, सिस्टम में जो पेनिट्रेशन है वो 70 साल के राज्य के कांग्रेस के यूपीए के सरकार के 10 साल के राज्यों के कारण है। ये काला धन है, वो किसके कारण हुआ है? हाँ। आज अगर ये काला धन इतना इकोनॉमी में नहीं होता, मतलब तो इस देश में सारा काला धन कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो थे नहीं, मैं सरकार थी 70 साल में, नहीं बात नहीं है। मतलब सारा काला धन आपने कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, अपने आपको भी कह रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। जी 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 बोलिए। 70 साल में 7 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे प्रधानमंत्री, उसको आप मानिए। 70 साल में 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे, 70 साल में 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे। की बहस थोड़ी होती है। ठीक है, अगर मैं कहूं आपके 70 साल में 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री हुए। अरे भाई 70 साल में 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी, 70 साल का जिक्र करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के जो शासनकाल था वो भी सारी बातों में बीच में बोल सकता हूं। ठीक है, मतलब नहीं है। अपनी बात पूरी कीजिए। अपनी बात को सुनना चाहते हैं तो बोलने दीजिए जी। भदौरिया साहब आऊंगा मैं आपके पास। ये उल्टी सीधी बातें, झूठ बातों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए जनता हमारे साथ है, जनता को पता है ये काला धन और ये जो भ्रष्टाचार है ये कांग्रेस सरकार का देन है। इनके नेताओं ने, राजीव गांधी
गांधी से लेके सोनिया गांधी से लेके मनमोहन सिंह का भी नाम उनके त्यागी जी ने लिया है कि मनमोहन सिंह पीएमओ खुद इन्वॉल्व है क्या भ्रष्टाचार में। तो यह जवाब तो जनता इनसे ले चुकी है और इनको इनका रास्ता दिखा दिया है। एक मायावती है जो टिकट बेचती है, उनके लोग क्या बताएंगे भ्रष्टाचार को खत्म करने का तरीका। एक कांग्रेस है जिनके प्रधानमंत्री तक का नाम भ्रष्टाचार के अंदर है, एक एसपी है जो जमीनों को हड़प रहे हैं। इन तीनों को आपने बिठा लिया और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, तो इसको जनता क्या करेगी? समीर भाई, क्योंकि आरोप देखिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को हंसी आ रही है, वो कह रहे हैं कि आप किन किन लोगों को बैठा के आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, दामन पर खुद इतना बड़ा था। दिन रात जिनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन लोगों से बैठ के भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, तो ये मजाक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं व्यापारियों का? और आपको तो शर्म आनी चाहिए। नवाब साहब, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ऐसे व्यूअर्स तक किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी, एक एक करके शहजाद को बोलने दीजिए प्लीज। शहजाद, ऐसा है कि 1947 से लेकर आज तक जी सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कन्विक्शन करप्शन के लिए हुई है, उसका नाम है बंगारू लक्ष्मण। पहली बात सुनिए ना, मनमोहन सिंह की बात करिए, फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। मनमोहन सिंह की बात करिए, आप राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड की बात करिए, ठीक है। अगर टूजी स्पेक्ट्रम की बात करिए, ये कोई बात थोड़ी है। आप आरोप लगा डाला ना, नहीं डिमोनेटाइजेशन की बात करनी है तो बात गलत तरीका है। आप भ्रष्टाचार के अग्रवाल अगर साहब सारे कोई भी अग्रवाल साहब इतना तिलमिला रहे हैं, सबकी बात कर सकता हूँ। ऐसा है बार बार आप बीच में नहीं बोल सकते अग्रवाल साहब, आपको सुनना भी पड़ेगा। आप अपनी बात कीजिए, हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज जा सकती है। जी शहजाद बोलिए। दूसरी बात देखिए, एक महीने के अंदर जो भी लोग जिनके पास ये नोटें बरामद हुई है, क्या किसी कांग्रेस बीएसपी सपा के नेता का नाम सामने है? सिर्फ बीजेपी के नेता का नाम सामने आ रहा है। ये दूसरी बात हो गई। मैं अभी एक आर्थिक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। 15.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम से बाहर निकाले गए नोटों के जरिए। अभी तक आरबीआई का, मैंने आपको शो से पहले आंकड़ा दिखाया, सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए वापस आए हैं। वो भी उन्होंने कौन सी कंपनी का सहारा लिया है प्रिंटिंग में? डेलारू नाम की कंपनी का, जिसको 2011 में आरबीआई ने प्रतिबंधित किया था क्योंकि सिक्योरिटी के बड़े कंसर्न्स थे। ये लोग किस तरीके से पहले तो इस सिस्टम को चला रहे, बैंकों का सिस्टम जो ये करना चाह रहे थे फेल हो गया। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं सच्ची बात करो, सच्ची बात करो। प्रधानमंत्री ने मुरादाबाद में कहा कि एक भिखारी के पास स्वाइप मशीन है। साहब, स्वाइप मशीन रखने के लिए टीआईएन नंबर देना पड़ता है। ये मुझे बता दे, प्रवक्ता है ना भारतीय जनता पार्टी के, कौन है वो भिखारी जिसके पास स्वाइप मशीन है? मुझे नाम डिटेल्स दे दे, उसका डिटेल्स दे। ये कितनी झूठ बात कर रहे प्रधानमंत्री। पहले गोवा में बोला 50 दिन, फिर अब बनसकांठा में बोला 50 दिन, तब से और धीरे धीरे 6 बार धीरे। तो हर धीरे को कितने दिन के लिए नापे हम? ये क्या चल रहा है? गरीब आदमी मर रहा है, 112 लोगों की जान गई है। कौन जिम्मेदार है इस 112 लोगों के लिए? अग्रवाल साहब, एक छोटा सा जवाब आपसे, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। सुदीन भदौरिया साहब से मैं ब्रेक के बाद बात करूंगा। जी क्या प्रश्न है? मैं तो आपका प्रश्न का जवाब दूंगा, ये झूठ बातों का क्या जवाब देना? आप कौन से भिखारी के पास है? प्रश्न पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। भिखारी के पास स्वाइप मशीन, जो मौतें हो रही हैं, आप प्रश्न पूछिए, जवाब देता हूं। अग्रवाल साहब, एक बड़ा सवाल विपक्ष का ये है, एक बड़ा सवाल विपक्ष का ये है, प्रधानमंत्री ने कहा जवाब दें, उनको बोलने दीजिए। अग्रवाल साहब, समीर भाई आप पूछिए। अग्रवाल साहब, मैं ही पूछ रहा हूं, सुन तो लीजिए आप। जो 100 लगभग मौतें हुई हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक बड़ा विपक्ष का सवाल है जिस पर संसद भी नहीं चल पा रही है। देखिए, यह जो विमुद्रीकरण है, ये भ्रष्टाचार, आप बताइए देश में समस्या है कि नहीं? काला धन समस्या है कि नहीं? इसने 70 साल जो यूपीए ने और 10 साल के पिछले सरकार है, इन्होंने काले धन का एक, अब आप सुन लीजिए, एक स्टेप लिया हो तो बताइए। नहीं तो स्टेप तो आपने लिया, सही लिया, लेकिन उसको ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए ना। बिल्कुल ठीक, यही तरीका है। जो सिस्टम, जैसे लोग हैं, पिछले 2 साल में 92 सरकारी ऑफिसर्स को मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने ब्लैक, ये जो करप्शन और उसके कारण पेनलाइज किया है। ये बता दें कितने लोगों को किया है? क्या इतने साल देश में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था? भ्रष्टाचार हो रहा था, काला धन एक्यूमुलेट हो रहा था, उसको ठीक करने के लिए एक मजबूत कदम लिया है। उसके लिए सरकार, सुनिए समीर जी, सुन लीजिए, कदम लिया तो गया, तो देश की जनता भी कह रही है लिया तो कुछ सोचा तो कम से कम। बिल्कुल, 20 दिन में 200 करोड़ रुपए ब्लैक मनी सामने भी तो आई। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा, मुझे आपकी इजाजत से अग्रवाल साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे। समीर भाई सुन लीजिए, आप ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फौरन होते हैं हाजिर ब्रेक के बाद। सुन
लीजिए। तो जिस तरह से 500 बैंकों में स्टिंग ऑपरेशन की बात सामने आई है, सवाल यह कि बैंक के खिलाफ इस सख्ती से क्या संभलेंगे हालात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और इस डिस्कशन का पार्ट अब गुरबीर सिंह साहब भी बन गए हैं, सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब, जिस तरह से ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, क्या आपको लगता है कि ये जो बैंकों और बैंकों के कर्मचारियों और अफसरों के खिलाफ सख्ती की जा रही है, इससे कुछ हालात संभलेंगे, कुछ हालात बेहतर होंगे, और जो आम आदमियों को परेशानी हो रही है, जो बैंकों के बाहर कतारों में खड़ा हुआ है, उसको कुछ राहत मिलेगी क्या? देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि इनकी नीति और नियत दोनों में खोट है। क्योंकि ये खोट इसलिए है, अगर इनकी नियत में खोट ना होता तो ये जो असली समस्या थी उस पर सीधा हमला करते। इन्होंने जिस तरह से इस पूरे चीज को किया है, एक भंवर जाल बना दिया। इसीलिए आज किसान जगह जगह विरोध पर रैली निकाल रहे हैं। कल जो है बनारस के अंदर वहां के व्यापारियों ने रैली निकाली। हर जगह इनके खिलाफ लोग उठ खड़े हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि ये इस पूरे कार्यक्रम का इनको कोई अंदाज नहीं था। वो इसी तरह से है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, एक विद्यार्थी जो हाई स्कूल की तैयारी करता है, हाई स्कूल तक की परीक्षा में बैठने की तैयारी, बैठ जाता है जाके एमए के एग्जाम में, तो जब तैयारी तुमने कुछ की नहीं उसकी, तो तुम फेल तो तुम्हें होना ही था। और इसलिए इस संबंध में मैं इस उदाहरण को इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं, ना इनकी तैयारी। हमारी करेंसी है 87% 1000 और 500 के नोट की, और इन्होंने छाप दिया 2000 का नोट। अरे भाई, कुछ तो इनको सोचना चाहिए था। और 2000 के नोट से क्या सब्जी खरीदेगा, क्या दूध खरीदेगा आदमी, क्या दवाई खरीदेगा? अब 40-50 रुपए का उसको सामान खरीदना है, 2000 का नोट ले जा रहा, कोई वापस भी नहीं कर रहा है 1900 रुपया। तो इस वजह से मोदी गुरबीर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ठीक है, सुधींद्र भदौरिया साहब, आपने अपनी बात रख ली। गुरबीर सिंह साहब, जिस बात का जिक्र सुधींद्र भदौरिया जी भी कर रहे हैं, और जो आम आदमी को तकलीफें हो रही हैं, वो तो हम पिछले 34 दिनों से लगातार देख ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अब बात की जा रही है कि भाई इसकी एक बड़ी वजह, इन तकलीफों की एक बड़ी वजह यह थी क्योंकि कुछ बेईमान लोग हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो हैं, उन्होंने दरअसल गोरख धंधा किया है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा है। जो बड़े लोग, प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने जाकर अपना काला धन सफेद कर लिया ऐसे बेईमान लोगों की हेल्प से, और अब उन पर नकेल कसी जा रही है इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। आपको लगता है कि यह एक बड़ा कदम है? समीर जी, देखिए, ये बैंकों में ये गड़बड़ें चल रही थी, ये तो इसके बारे में कोई शक नहीं है। कर्मचारी अपने लोगों को पैसा निकाल के दे रहे थे, कन्वर्जन कर रहे थे, और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये कोई शक नहीं है। लेकिन इससे मामला हल होने वाला है, मुझे नहीं लगता है। ये जो है, ये स्मॉल चेंज है, ये पीनट्स है। जो मतलब प्रॉब्लम ये हुआ है, एक मतलब बड़ा चित्र आप देखेंगे, ये है कि लगभग टोटल जो 1000 और 500 के नोट जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए थी। उन्होंने अभी तक 12 या 13 करोड़ रुपए सकआउट किया है सिस्टम से, और इसमें उन्होंने पंप बैक किया है, वापस डाला है 4.5-5 लाख करोड़ वापस डाला है। वो भी अभी लगभग 5-6 हफ्तों के अंदर इन्होंने वापस डाला है, और अभी तक 1/3 भी ये लोग वापस डाल नहीं पाए हैं। 2/3 बाकी है। 2/3 अगर जितना भी ये छापे हैं, आज के हिसाब से मुझे लग रहा है 12,000 करोड़ ये लोग दिन में ये लोग डाल पा रहे हैं। तो जितना भी जल्दी ये छापे नोट और वापस डालें, ये सिस्टम में कम से कम 2-2.5 महीने और लगने वाले हैं मिनिमम। तो इसमें जो लोगों को परेशानी होने वाली है, क्योंकि जो उन्होंने बड़े नोट सकआउट किए हैं वापस डाल नहीं पा रहे हैं, तो एक कैश शॉर्टेज हो रही है। और ये कैश शॉर्टेज जो कैश की इकोनॉमी है, उसको ज़्यादा ही से ज़्यादा असर हो रहा है। मंडियों में जो कैश पे डील करते हैं, जो बेचारे आम जो फार्मर्स हैं, उस जो कैश में डील करते हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे कैश की जो सर्कुलेशन है
वो मिनिमम हो रही है और वहां पे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो ये हल नहीं कर पा रहे हैं। तो रोजाना डाइवर्ट करने के लिए कभी छापे मारो। कृष्ण अग्रवाल साहब, ऐसे में कैसे ये दावा किया जा रहा है कि 16 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 50 दिन में? देखिए, जब तक सरकार ने ये परमिशन दे रखी है कि लोग पुराने नोट बैंकों में जमा कर सकते हैं, तब तक विड्रॉल के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। हाँ। उसका कारण भी बहुत सही है, स्पष्ट है। सरकार कई बार कह चुकी है, आप नहीं समझना चाहते तो बात अलग है। सबसे पहली बात कि अगर विड्रॉल अलाउ कर देगी ओपनली, तो जो ब्लैक मनी पिछले करेंसी में था, हाँ, वो नए करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको रोकने के लिए ही सरकार विड्रॉल पे रेस्ट्रिक्शन लगा रही है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे 12% कैश करेंसी थी जीडीपी की, उसको उसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर थे, उसके कारण जो एसेट्स में अलग अलग क्लास में रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह में इन्फ्लेशन था, हाँ, उसको रिड्यूस करके 9% पे लाना है। तो अगर आज हमारे देश में 18 लाख करोड़ की करेंसी है, जिसमें से 14% तो छोटे करेंसी में है और बाकी 86% बड़ी करेंसी में थी, तो उसको 9% में जीडीपी के लाना है। तो हम लेस कैश इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये थी, नहीं, वो तो ठीक है, सुनिए समीर, मैंने आपकी बात सुनिए दीजिए, नहीं तो आप बोल लीजिए अग्रवाल साहब। लेकिन सवाल यहाँ पर अभी ये नहीं है ना, वो तो आप ठीक है, आप इस योजना को अमल में क्यों लेके आए, ये एक अलग मसला है। समीर जी, ये देखिए समीर जिस जी, तरह से बैंकों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, नहीं अग्रवाल साहब, आपको सुनना पड़ेगा, सवाल तो सुनना पड़ेगा। सवाल से आप नहीं बच सकते ना। पहले सवाल का जवाब नहीं मैंने दिया, जवाब दे दिया आपके पास। नहीं, आपके पास समय नहीं है तो आप जवाब मत करिए। अग्रवाल साहब, मेरा मतलब ये था, मेरे सवाल का मतलब ये था, मैं आपको फिर से बता दूं कि इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए क्या कहीं ये साबित करने की जवाब देने देना। अगर आप प्रश्न करोगे और फिर जवाब नहीं देने दोगे, दूसरा बोलने लगेगा, तो क्या मतलब हुआ? अग्रवाल साहब, हाँ, तो आप प्रश्न करेंगे तो जवाब। सवाल ये है कि क्या इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कहीं ये तो बताने की कोशिश नहीं की जा रही कि भाई जो सरकार ने ये योजना इंप्लीमेंट की जिस तरीके से, उसमें कोई खामी नहीं थी। दरअसल खामी कुछ ऑफिसर्स और कर्मचारियों की तरफ से हुई है बस बैंकों के। नहीं, ऐसा है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सरकार कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो सजा भी देगी और प्रमाण भी देगी, सब चीजों का। अगर आप हर चीज को स्पेकुलेशन करेंगे, हाँ, हर चीज को, तो कुछ का कुछ भी कर सकते हैं। कल मैं कहूं कि आपके घर में लाखों करोड़ रुपए और मैं कहता हूं मुझे खबर है, तो आप क्या जवाब दोगे इसका? आप यही कहोगे ना, मेरे घर में रेड करवा दो। तो जो नहीं, सुनो, जो जनता बैंकों में ये खबर आई है, सुनिए, जो जनता के पास खबर आई है, सरकार के पास खबर आई है कि बैंक के लोग भ्रष्ट हैं, वो सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने स्टिंग ऑपरेशन करवाई है। ये बात बिल्कुल ये साफ आएगा और सामने आएगा। ठीक है शहजाद, अब मैं इंतजार करूंगा कि ये बीच में ना बोले। जी। देखिए, 2 या 3 चीजें हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत जब 8 तारीख को की थी तो सिर्फ काले धन और आतंकवाद की बात की थी, कैशलेस इकोनॉमी का एक भी जिक्र नहीं था उस 8 तारीख की स्पीच में। आतंकवाद तो कम नहीं हुआ, 15 दिन में 7 हमले हुए और आतंकवादियों के पास भी 2000 की नोट मिली, तो आतंकवाद तो गया काम से। दूसरा, काला धन। हमारे पास एक बिजनेस जर्नलिस्ट बैठे हैं, कैश में काला धन सिर्फ मात्र 5 से 10% है, 90% जो है। अरे सर ये गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। प्लीज, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। यू लेट मी कंप्लीट, यू प्लीज लेट मी कंप्लीट। दिस इज नॉट फेयर, शहजाद दूसरे की बातें ना पकड़ें, दिस इज नॉट फेयर, अपनी बात एब्सोल्युटली नॉट फेयर, अपनी बात पूरी कीजिए। हां, तो क्या प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने कब बीच में बोला यार? अग्रवाल साहब, बात पूरी हुई, इनका माइक प्लीज ऑफ कीजिए। प्रश्न करते हो, नहीं, मैं अपनी पूरी बात कहूंगा। अग्रवाल साहब एक मिनट, शहजाद जल्दी से अपनी बात पूरी। ये कैसा तरीका है? मुझे और लोगों को भी शामिल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 20%। प्लीज आप प्लीज चुप रहिए। ब्लैक मनी है। अरे ये क्या तरीका है? अग्रवाल साहब, ये क्या तरीका है? आप दूसरों की बात सुनिए, आप टॉलरेंट रहिए। शहजाद अपनी बात पूरी कीजिए, आप भी यार ये क्या तरीका है? जी। तो मान लीजिए चलो 20% भी है, तो 80% तो काला धन स्विस बैंकों में है, जिसके बारे में मोदी जी कहते थे हर चुनावी रैली में। हाँ, जिसके 650 नाम है स्विस बैंक के, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने 20%, मान लीजिए 20% है, 20% लाने को 100% जनता को परेशान कर दिया। 80% काले धन पे अभी तक क्या किया है आपने? अडानी जिनका नाम है, पैनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन जिनका नाम है, जो सारे दोस्त है मोदी जी के। आप सुनिए बात, नहीं आप सुनिए, आप बात सुनिए, आप प्लीज। डिबेट हो रही है, ये आपने क्यों निकाला? मैं कुछ कहना चाहूंगा। अरे जो आप कर रहे हो जनता के साथ, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बार बार ऐसे करके हमें हमारे पॉइंट से
भ्रष्ट लोगों को बिठा दो और डिबेट करोगे। समीर भाई ये पूरा डिस्टर्ब हो रहा है इस तरीके से, वन बाय वन नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। आप मुझे पॉइंट तो कंप्लीट करने दीजिए जी। ये किस तरीके की इंटॉलरेंस है? अब मैं तीसरी बात ये इनसे पूछना चाहता हूं कि ये हमें बता दे कि अब कितना काला धन जमा हो रहा है, हमें बता दे कितना काला धन जमा होगा। ठीक है, ये पूरे एक्सरसाइज के बाद हमें करोड़ों में कितना रुपए का काला धन जमा होगा और उसका क्या करेंगे आप? क्या आप और इनको बैंकों की स्टिंग ऑपरेशन करानी? मेरा भी एक प्रश्न, एक महीने पहले फैसले के 14 लाख करोड़ का इजाफा हुआ डिपॉजिट में, वो डिपॉजिट किसकी हुई? ठीक है, उसका भी उसका प्रोब नहीं करा रहे, उसका इंक्वायरी नहीं करा रहे, क्योंकि वो अडानी की डिपॉजिट है, क्योंकि वो बंगाल बीजेपी की डिपॉजिट है, क्योंकि वो बीजेपी के दोस्तों की डिपॉजिट है। नवाब साहब, आप तो इस योजना के साथ थे ना शुरू में, समाजवादी पार्टी तो सपोर्ट कर रही थी एक तरह से। आपने ये भी कहा कि देखिए इंप्लीमेंटेशन में हमने अपनी पुलिस फोर्स लगा दी है, हम ठीक ढंग से इसका पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अब आप इतने खिलाफ क्यों हो गए? और अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई लोगों की समस्याएं जो थी उसके लिए स्टिंग ऑपरेशन भी करा दिया गया, जो जिम्मेदार अफसर हैं वो नपेंगे। ये देखिए स्टिंग ऑपरेशन जो कराया जा रहा है और जो ये हो रहा है, ये भाजपा के गढ़ में ही हो रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वो सब इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं जिनको इन्होंने पैसे दिए हैं और वही के वही जो है वो बरामद हो रहे हैं। और ये हमारी जो गरीब जनता है वो कहीं के ऊपर कोई पैसा नहीं निकला, गरीब किसान मजदूर का एक पैसा नहीं निकला है, उसको इन्होंने लैंड में खड़ा कर दिया है। समीर भाई ये गलत है, ये अगर बोल रहे हैं तो ये बीच में बोल रहे हैं, इनसे पूछिए, ये गोपाल कृष्ण जी बैठे हुए, क्या इन्होंने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम जो है अपने देश के अंदर ही काला धन निकलवाएंगे और स्विस बैंक में 646 वादा किया था कि जमीनें लोगों की चोरी ले लेंगे, पूरी डिटेल है, उनको एक को इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है, एक को गिरफ्तार करके दिखा दे, एक को गिरफ्तार नहीं करेंगे। जितने स्विस बैंक के अंदर है उसमें एक को ये नहीं बंद कर सकते, ये सिर्फ गरीबों को परेशान कर सकते। और एक वाकया जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये सबसे बड़ी दिक्कत है? मतलब जो इस योजना के खिलाफ बोलेगा, सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जाता है कि भाई आपके पास ही काला धन है तभी आप इस योजना के खिलाफ हैं। और सबसे ज्यादा आरोप तो मायावती पर और बीएसपी पर, आपकी पार्टी पर लगता है। को हमें कहना नहीं चाहिए कि वो खड़े खड़े जो है पेशाब लगाना बहुत आसान काम है, आसान काम है कि ये आरोप लगा दें और आरोप लगाने वाले सरकार में बैठे। सरकार के पास सारी एजेंसीज है, सरकार के पास सारी एजेंसीज है, ये हर एक पर आरोप लगा रहे हैं। पर आरोप लगाना इससे ये साबित होता है कि जो पनामा पेपर्स में जो लाखों करोड़ रुपया जो रामदेव ने कहा था और इन्होंने कहा था कि हमको समय दीजिए, हम 15 दिन में सारा पैसा ले आएंगे, 15-15 लाख रुपया हर के खाते में जमा करा देंगे, अब वो कर नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी बन गई है, भारतीय जुमला पार्टी जाएगी। नहीं समीर भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जुमला पार्टी बन गई है और अकाली दल के पास काला धन है। आप पूछिए इनसे अकाली दल और शिवसेना के पास काला धन है क्या? एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। सुदीन जी आऊंगा मैं आपके पास। तो आखिरी दौर में पहुंच चुकी है बहस और 4-5 मिनट का इस बहस में हमारे पास टाइम है, इसलिए मैं चाहूंगा अपने तमाम मेहमानों से कि 30-30 सेकंड में जवाब दे दें कि अब ये जो सख्ती दिखाई जा रही है बैंकों के प्रति, क्या इस सख्ती से आम आदमी के लिए हालात थोड़े संभलेंगे, उसको थोड़ी आसानी होगी, ऐसी उम्मीद की जाए क्या? सुदीन भदौरिया साहब आपसे शुरुआत। देखिए ऐसा है, जैसा कि सभी अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि हमारा जीडीपी गिरेगा, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि मैं तो अपना झोला टांग के चला जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने झोले बक्से भर लिए हैं, वो तो चले जाएंगे, पर देश की जनता को भूखा कर दिया और बदहाली में डाल दिया है। इससे देश
50 साल इन्होंने पीछे ढकेल दिया है, जिसके लिए इतिहास मोदी जी को और भारतीय जुमला पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, नहीं संभलेंगे हालात आपके हिसाब से। बुक्कल नवाब साहब, आपका जवाब क्या लगता है, हालात अब कुछ बेहतर होंगे? बुक्कल साहब से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। शहजाद, देखिए, ये जो कदम उन्होंने उठाया है बहुत देर से उठाया है, क्योंकि ये पहले लिया जाना चाहिए था, ताकि बैंकिंग सिस्टम जिस पे आप निर्भर कर रहे हो वो पहले से ही सतर्क रहता और ऐसी चीजें ना होती। पता थोड़ी था कि कुछ बैंक कर्मचारी और अफसर बेईमानी करेंगे। सर, आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको ये सारी चीजें सोचनी होगी, और यही प्लानिंग की कमी की वजह से 100 बार नियम बदले गए और 100 लोगों की जान गई। ये मोदी जी का डीमोनेटाइजेशन स्कीम नहीं है, ये स्कैम है। रॉबिन हुड होता था, अमीरों से चोरी करके गरीबों को देता था। ये नए रॉबिन हुड है जो गरीबों को उससे चोरी करके अडानी जी, अंबानी जी, अरे साहब ऐसा है, संसद में बोलने क्यों नहीं ऐसा है कि आज समझ ही नहीं पा रही है कौन किसको बोलने समीर भाई, नहीं दे रहा है। एक ही वाक्य में कहूंगा, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा है समीर भाई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा नैमो ऐप में 95% सपोर्ट है। हम इनसे कह रहे हैं कि वोटिंग वाली चर्चा करा दीजिए लोकसभा में, और कराइए, देखिए दूध का दूध पानी का पानी। कौन किसको बोलने नहीं दे रहा? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो जनता से हमारे को सीधा सवाल करना है। हाँ। जो जनता को शॉर्ट टर्म में समस्या हो रही है उसके लिए हम चिंता है, संवेदनशील है और उनसे माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन जनता को साफ कह रहे हैं कि ये डीमोनेटाइजेशन एक लॉन्ग टर्म स्टेप है देश में भ्रष्टाचार और काले धन खत्म करने के लिए। एक समीर जी पूरी बात करने दीजिए। नहीं, समीर जी पूरी बात करनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म स्टेप है जिससे मर जाना पड़ेगा, काला धन खत्म होगा। शॉर्ट टर्म में अगर जनता को समस्या है तो 30 दिसंबर तक 30 दिसंबर तक हमारे साथ वो सहयोग करें, उसके बाद आम जनता साथ पीढ़ियां कुर्बान हो जाए आपके प्रयोग में। स्टेप लिया गया ठीक है। इसको शॉर्ट टर्म एनालिसिस चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में हो जाए आपके प्रयोग में। ठीक है, गुरबीर सिंह साहब, लास्ट कमेंट, क्या आपको लगता है हालात संभल जाएंगे आगे के 16 दिनों में? 50 दिनों की जो मोहलत थी वो उसको देखें तो देखिए, बड़ा पिक्चर ये है कि जो काला धन का ये धन का कुछ कलर नहीं होता है। धन का जब हम ढूंढते हैं कि कौन सी काली है, वो सिस्टम के जो बाहर हो। यहाँ पे बेसिक ये फैक्ट है कि कैश में जो काला धन है वो केवल 5 to 7% इकोनॉमी में है। तो कहाँ आप ढूंढ रहे हैं? बहुत सा जो काला धन है वो इन्वेस्टेड है, वो इक्विटीज में है, वो दूसरे एसेट्स में है, वो रियल एस्टेट के फॉर्म में है। तो ये कहाँ, ये जो पूरा जो आपने ढूंढ निकाला है, ये जो पॉलिसी, यही कहीं पे गलती है। जो कंट्रीज ने डीमोनेटाइजेशन की प्रोसेस ली थी पिछले 5 से 7 साल, मलेशिया में, इंडोनेशिया, ये का जो अहम बिंदु था कि काला धन खत्म होगा, उस पर ही आप सवाल उठा रहे हैं। गुलाबी हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इस डिस्कशन को मुझे यहीं खत्म करना होगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।